हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे आरसीसी डिजाइन का पूरा जो है रिवीजन कराने वाले हैं आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर आप लोग के लिए, चाहे आप जिस इस एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एसएससी जेई, एसएससी जेई जो भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी जेई, ये सारे एग्ज़ाम्स में ये हेल्प करेगा। आरसीसी डिजाइन का पूरा रिवीजन है, ठीक है। पूरा जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है वो हम आरसीसी डिजाइन का आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरसीसी देख सकते हैं, पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल के लिए आप डिटेल लेक्चर देखिएगा। हम यहाँ पे इतना बताएं कि आपका आरसीसी से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम आरसीसी में ये देखिए, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। सीमेंट जो है वो आपका कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल का मिक्सचर होता है, जो सीमेंट है वो जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा 1824 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। कैलकेरियस प्रोडक्ट में आपका लाइम प्रोडक्ट, मतलब लाइम से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होगा वो कैलकेरियस में आएगा, और क्ले से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होगा वो आर्जिलेसियस से होगा। तो ये आपका कैलकेरियस प्रोडक्ट हो गया और आर्जिलेसियस प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। तो रॉ मटेरियल में सीमेंट में लाइम मिला रहता है, सिलिका मिला रहता है और क्ले मिला रहता है। अब देखिए 2 से 3% हम लोग जिप्सम मिक्स कर देते हैं एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं ताकि फ्लैश सेटिंग ना हो, ठीक है। फ्लैश सेटिंग को बचाने के लिए हम लोग 2 से 3% क्या मिला देते हैं, इसमें जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में क्या क्या है। केमिकल कंपोजिशन उसमें है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिलिका ऑक्साइड SiO2, Al2O3, Fe2O3 और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारा जो कंपाउंड है आपका केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट का। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे, सबसे पहले तो आपका CaO हो जाएगा। अब देखिए CaO जो है वो आपका 60 से 67% होता है। SiO2 जो होता है 17 से 25% होता है। Al2O3 3 से 8%, Fe2O3 0.5 से 0.5 से 6%, MgO 0.1 से लेके 4%, ठीक है। ये आपका सीमेंट का कंपोजिशन है। हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा, ये पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो कैल्शियम ऑक्साइड देख सकते हैं बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिलिका जो ऑक्साइड है वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Al2O3 जो है वो आपका क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Fe2O3 जो है ये कलर देगा आपको, कलर इसी से आएगा। और ये जो है अगर इसका बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो ये 0.1 से लेकर 4% होगा। ये आपका कलर और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में अगर MgO अगर मिक्स कर देते हैं तो इससे क्या आएगा, क्रैक आ सकता है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका मेजर कंपोनेंट है सीमेंट का, ठीक है। अगर आप सिलिका ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अगर हो जाता है SiO2, तो उससे क्या हो जाएगा, स्लो सेटिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर आप एक्सेस मात्रा में मिला देते हैं तो क्या होगा, इससे स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपका केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट का, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट का, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड कंपोजिशन। जब हम लोग क्या करेंगे, जब सीमेंट बनता है तो उसमें इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है C3S, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये कंपाउंड जो है इसको हम बोगस कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। यह आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 45% होता है, ये 25% होता है C3S। आप हमेशा याद रखिए C3S और C2S में आप मतलब ये गड़बड़ मत करिएगा। C3S इसमें किसमें क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, जो 3 है मतलब ज़्यादा वाला का ज़्यादा क्वांटिटी। C3S 45%, C2S 25%, C3A 11%, C4AF 9% हो जाएगा। इसका अगर हम फार्मूला की बात करें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, तो 3CaOSiO2 होगा। इसका आपका हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट का 2CaOSiO2, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का 3CaOL2O3 हो जाएगा। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड तो 4CaOL2O3 NtFe2O3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का अगर हम बात करें तो इसका 120 कैलोरी पर ग्राम होता है। C3S का हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो आपका हीट प्रोड्यूस होता है 120 कैलोरी पर ग्राम होता है। C2S में 60 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। C3A में सबसे ज़्यादा होता है 320 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। देखिए C3S जो है वो ईयरली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और C2S जो है वो आपका लैटरल स्ट्रेंथ मतलब बाद का जो स्ट्रेंथ होता है,
जैसे कि 28 दिन के बाद का जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब 28 दिन भी ले सकते हैं, 28 दिन और 28 दिन के बाद का जो स्ट्रेंथ है वो C2S के द्वारा आता है। और जो पहले स्ट्रेंथ है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जो स्ट्रेंथ आता है वो आपका C3S के लिए आता है। ये आपका इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए है। C4F ये जो है पहले सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है इसमें किल्लन में, जब हम लोग सीमेंट कंपोजिशन करते हैं C4F का होता है, सेकेंड में इसका होता है, थर्ड में C2S का होता है और सबसे लास्ट में C3S का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में देख लीजिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये आपका जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। लो हीट सीमेंट जो है मासिव कंस्ट्रक्शन जैसे कि डैम में, रिटेनिंग वॉल में लो हीट सीमेंट यूज होता है। पोर्टलैंड पोजुलोना जो सीमेंट है वो केमिकल रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि चिमनी वगैरह में पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट जो सीमेंट है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है वो क्विक रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, अगर आपको जल्दी से जल्दी जो आपका शटरिंग है, फॉर्मवर्क है वो रिमूव करना है तो उसमें हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। अंडर वाटर अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करेंगे। अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करेंगे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको करना है, जैसे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो उसमें होता है, हाई स्ट्रेस कंक्रीट यूज होता है तो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट यूज होगा उसमें। फ्रीजिंग एंड थॉइंग अगर एक्शन जहाँ पे हो रहा है बर्फ वगैरह केस में, वहाँ पे एयर इंट्रेनिंग कंक्रीट यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एडमिक्सचर पे। ठीक है, एडमिक्सचर क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट में प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए एडमिक्सचर यूज होता है। उसमें आपका एक्सेलरेटर का बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट कैल्शियम क्लोराइड होगा। रिटार्डर का बात करें तो हॉट क्लाइमेट होगा जिसमें कि जिप्सम और शुगर जिंक। देखिए एक्सेलरेटर आपका ठंडा, जहाँ पे भी टेम्परेचर जो है लो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेट करने के लिए, सेटिंग टाइम डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर यूज करते हैं। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए रिटार्डर यूज करते हैं। एक्सेलरेटर में आपका जो कॉमनली यूज्ड जो एक्सेलरेटर होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है। रिटार्डर आपका जिप्सम और शुगर जिंक होगा। जिप्सम अगर मिक्स कर दीजिएगा 2 से 3% अगर आप जिप्सम मिक्स कर देते हैं तो तुरंत जो सेट होता है वो नहीं हो पाएगा। थर्ड नंबर का बात करें प्लास्टिसाइजर, टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, को इम्प्रूव करने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट हम लोग क्या करेंगे, वर्केबिलिटी इम्प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडमिक्सचर। और उस एडमिक्सचर में क्या आएगा, प्लास्टिसाइजर आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट होता है वो कौन क्या क्या होता है, विंजोर रेजिन होता है। एयर इंट्रेनिंग एजेंट से भी हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, कंक्रीट में क्या करते हैं हम लोग, बबल भरते हैं, मतलब बबल क्रिएट करते हैं ताकि उसका जो वर्केबिलिटी हो वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम लोग एयर इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में विंजोर रेजिन यूज करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, स्टीयरिक एसिड यूज करते हैं, ओलाइव ऑयल यूज करते हैं और वुड रेजिन यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं, वर्केबिलिटी अगर आप बढ़ाते हैं सेम स्ट्रेंथ पे तो जो सेट वर्केबिलिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं एडमिक्सचर के थ्रू और स्ट्रेंथ सेम रहेगा। ऐसे क्या होता है, अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ाना है, वर्केबिलिटी क्या होता है, द एज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, प्लेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, कितना आसानी तरीका से हम लोग कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं, कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी तो आप बढ़ा सकते हैं, एक तो पानी इंक्रीज करके, वाटर का क्वांटिटी इंक्रीज करके वर्केबिलिटी बढ़ा दे सकते हैं। लेकिन इस एडमिक्सचर से बिना वाटर, क्योंकि वाटर का अगर वाटर आप बढ़ाते हैं, कंक्रीट में पानी अगर का अमाउंट अगर ज़्यादा करते हैं तो उससे स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। लेकिन बिना हम लोग पानी बढ़ाए हुए भी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडमिक्सचर, और उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ भी सेम ही रहेगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए सेटिंग जो होता है वो लिक्विड से सॉलिड में होता है और हार्डनिंग क्या होता है, स्टार्ट्स, अगर स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर जाता है तो वो हार्डन के केस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 33 ग्रेड जो सीमेंट होता है उसमें स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 2250 cm² पर ग्राम होगा। 43 ग्रेड सीमेंट में जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो 3400 cm² पर ग्राम होगा। 53 ग्रेड सीमेंट में तो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो 3400 cm² पर ग्राम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए टेस्टिंग ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट का अगर हमको टेस्ट करना है तो उसमें जो क्यूब साइज होता है वो 7.06 सेंटीमीटर से 7 × 7.06 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको सीमेंट का ग्रेड चेक करना है, सीमेंट का स्ट्रेंथ चेक करना है तो हम लोग जो
क्यूब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं 7.06 सेंटीमीटर इंटू 7.06 सेंटीमीटर, और उसमें जो रेशियो मिक्स करते हैं 1:3, एक जो होता है आपका सीमेंट और 3 जो होता है सैंड। और टेस्टिंग करने के लिए हम लोग इनोर सैंड यूज करते हैं। इनोर जो सैंड है वो आपका तमिलनाडु में ज़्यादातर पाया जाता है। तमिलनाडु में ये आपका स्टैंडर्ड सैंड है, जो कि आप लैब वगैरह में इनोर सैंड एकदम देखिएगा फ्रेश रहेगा, ठीक है। एक एक दाना को आप गिन सकते हैं इनोर सैंड का, सिल्ट एकदम थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, इम्प्योरिटीज थोड़ा सा भी नहीं रहेगा उसमें इनोर सैंड में। अब देखिए, अब अगर इस क्यूब को हम लोग क्या करेंगे 24 आवर्स के लिए, क्यूब का क्या करेंगे 1:3 में 1:3 मिक्स में हम लोग करते हैं इसको। 1:3 क्या करेंगे, इसका रेशियो हम लोग बनाएंगे और इसका क्यूब बनाएंगे 7.06 सेंटीमीटर का इंटू 7.06 का। अब ये क्यूब बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका सेटीएम मशीन में हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इसका चेक करते हैं कि कितना इस फेल्यूअर लोड हो रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है, ठीक है। तो 24 आवर हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, क्यूरिंग के लिए भी उसमें छोड़ते हैं, तब जाके हम लोग उसको सेटीएम मशीन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 24 आवर्स क्यूरिंग में रखने के बाद 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, तो वो 33 ग्रेड का सीमेंट होगा। और 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और 53 ग्रेड में 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, आप जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। आरसीसी डिजाइन यहीं पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए 33 ग्रेड जो सीमेंट है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। देखिए 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 2/3 ऑफ 28 डेज होता है। 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आपको निकालना है तो 2/3 28 डेज का जितना स्ट्रेंथ है उसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब मिल जाएगा। 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कब मिलेगा, जब आप 28 डेज को का जितना क्रेड का स्ट्रेंथ है उसमें अगर हाफ कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब उसका आधा कर देते हैं, अगर 33 आ रहा है 28 डेज में तो 3 डेज में कितना आएगा 33 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 डिवाइडेड बाई 2 हाफ हो जाएगा सीधे 3 डेज में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है ये सबसे, जितना भी चीज़ बता रहे हैं सबसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए 33 ग्रेड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट और 53 ग्रेड सीमेंट है, ठीक है। अगर आपसे ये तीनों में से पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स होगा, ठीक है, तो कंपेयर टू 33 ग्रेड सीमेंट 43 ग्रेड सीमेंट हैज़ हायर फाइनर पार्टिकल्स, जिसमें जितना ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स होगा उसका उतना ही स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फाइननेस होगा वो 53 ग्रेड के सीमेंट में होगा, तो मोर फाइन्स पार्टिकल्स होगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 ग्राम ऑफ सीमेंट वो क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, surface area of particle in 1 gram of cement. Good quality of cement contains higher percentage of डाइकैल्शियम सिलिकेट। अगर अच्छा क्वालिटी का सीमेंट होगा तो उसमें डाइकैल्शियम सिलिकेट जो C2S होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर अच्छा क्वालिटी का सीमेंट होगा तो। मोस्ट कॉमन एडमिक्सर विच कॉमनली एक्सेलरेट द इनिशियल सेट, ठीक है, मतलब जो सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है, एक्सेलरेटर के रूप में जो यूज होता है। सेटिंग टाइम सपोज 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है तो उसको भी डिक्रीज करेगा, वो कौन करता है, कैल्शियम क्लोराइड करता है। CaCl2 एडमिक्सचर के रूप में यूज होता है, CaCl2 जो है वो एडमिक्सचर के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बात करें तो इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है, और लो हीट सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 30 मिनट होता है और लो हीट सीमेंट के लिए 60 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम का बात करें तो 10 घंटा से कम नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो है वो 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ली चैटरियल फ्लास्क के द्वारा हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमेशा हम लोग ये क्या सोचते हैं कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम हो वो इनक्रीज है रहे, इनिशियल सेटिंग टाइम हमको ज़्यादा मिले, और फाइनल जो सेटिंग टाइम है, फाइनल जो सेटिंग टाइम है, ठीक है, फाइनल जो सेटिंग टाइम है वो कम हो, ठीक है। हमेशा ये हम सोचते हैं क्योंकि हम लोग को अगर
30 मिनट अगर इनिशियल सेटिंग टाइम है तो 30 मिनट में ही हमको कंक्रीट जो है वो प्लेस कर देना है। तो काफ़ी डिफिकल्टीज होता है, कहीं पे मान लीजिए 1 घंटा के बाद कंक्रीट 1 घंटा लग रहा है कंक्रीटिंग करने में, तो उस तरह में दिक्कत। हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाएं और फाइनल सेटिंग टाइम को हम लोग कम हो जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम, क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रक्चर बना रहा है कंक्रीटिंग कर रहा है तो 1 से 2 घंटा में, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाता है। तो 10 घंटा लगेगा अगर फाइनल सेट होने में, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम हमेशा कम हो और इनिशियल सेटिंग टाइम हमेशा क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए। अब आते हैं हम एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, आपको 1 बाय 1 सारा सब्जेक्ट का ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बताएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो जरूर जरूर लाइक करिएगा। एग्रीगेट के बारे में देखिए तो एग्रीगेट का जो कोड होता है वो IS 383/1970 होता है। एग्रीगेट के बारे में जो कोड होता है वो IS 383/1970 होगा। फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है, कोर्स कौन सा होता है, तो फाइन एग्रीगेट उस टाइप के एग्रीगेट को बोलेंगे जो कि 4.75 mm का जो सीव होता है, 4.75 mm का जो चलनी होता है, उससे अगर पास कर जाए और 75 माइक्रोन का अगर जो चलनी होगा चाहे सीव होगा, ठीक है, तो उस पे अगर रिटेंड कर जाता है, मतलब उस पे ये अगर आपका सीव है, ये 4.75 है, ठीक है, 4.75 mm का अगर सीव में पास कर जाए पूरा का पूरा, ठीक है, या 50% से ज़्यादा, और 75 माइक्रोन के सीव में वो रिटेंड कर जाए तो वो फाइन एग्रीगेट होगा। ठीक है, उसमें फाइन एग्रीगेट में क्या आएगा, सैंड आएगा, क्रस्ड स्टोन आएगा, एस आएगा, सेंडर आएगा और सुर्खी आएगा। कोर्स सैंड क्या होगा, अगर वो 4.75 में रिटेंड कर जाए और 80 mm का सीव में, चलनी में पास कर जाए तो उसको हम कोर्स सैंड बोलेंगे। और इसमें आपका आ जाएगा स्टोन ब्लास्ट, ग्रेवल और ब्रिक ब्लास्ट आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है फाइन एग्रीगेट का, टू अवॉइड द श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइन एग्रीगेट में जो सैंड लेते हैं वो उसका सोर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो सोर्स जो है वो पिट, मतलब किसी एक गड्ढा वगैरह से वहां से हो जाएगा, उसको हम लोग पिट सैंड बोलेंगे। वो एंगुलर शेप का होता है और वो हम जनरली जो उसको हम लोग क्या करें, कहाँ यूज करते हैं, कंक्रीट में यूज करते हैं। रिवर जो होगा वो रिवर सैंड होगा, रिवर्स जो हम लोग नदी से जो सैंड निकालते हैं, ठीक है, रिवर्स है तो उसको हम लोग रिवर सैंड बोलते हैं और वो राउंडेड शेप में होता है, उस वो प्लास्टरिंग में यूज होता है। ठीक है, और अगर हम समुद्र का बोले, सी का बोले, तो सी सैंड होता है जो कि जिसमें कि क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इससे क्या हो सकता है, इफ्लोरेसेंस, मतलब देखिएगा कि अगर इस टाइप का अगर आप सैंड यूज करते हैं तो इस टाइप का तो जनरली यूज नहीं करना चाहिए, नॉट यूज्ड बिकॉज क्लोराइड इज प्रेजेंट विथ प्रोड्यूस इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है, देखिएगा कंक्रीट सरफेस के ऊपर में व्हाइट पैचेस टाइप का जमा हो जाता है, ऐसे इस तरफ देखिएगा व्हाइट व्हाइट टाइप का एक पैचेस जमा हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट टाइप का एक धब्बा टाइप का आपको दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इफ्लोरेसेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सैंड जो होगा, सैंड का सोर्सेस ये हो गया। अब आते हैं जोन ऑफ सैंड में, तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 जोन होता है सैंड का, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो जोन 2 जो सैंड होता है ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, और जो जोन 2 जो सैंड होता है वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और जैसे जैसे आप जोन 1 से लेकर जोन 4 की तरफ जाइएगा तो आपका जो कोर्सर बोला जाए, मतलब साइज जो है वो बढ़ते जाएगा। स्टैंडर्ड सैंड हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि इनोर जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, ये ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड सैंड लैब में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए बल्किंग फाइन सैंड का ज़्यादा होगा कि कोर्स सैंड का ज़्यादा होगा, तो बल्किंग हमेशा आप याद रखिएगा फाइन सैंड में ज़्यादा होता है, क्योंकि फाइन का जो पार्टिकल्स होता है, बल्किंग क्या होता है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, या फिर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका पार्टिकल्स का मास है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना, वो होता है बल्किंग ऑफ सैंड या फिर बल्किंग ऑफ एक फाइन एग्रीगेट। तो इसमें क्या होगा, बल्किंग में क्या होता है, इस आपका ये पार्टिकल्स के ऊपर में चारों तरफ पानी जमा हो जाता है जो कि पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम होता है उसको फुला देता है। तो उस तरह से फाइन में सबसे ज़्यादा बल्किंग होता है, और 6% पे बल्किंग जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपका कोर्स में, और 8% पे फाइन में होता है। ये आपका बहुत वैरी करता है, कहीं कहीं आपका 4 से 6% भी दिया जाएगा, कहीं पे आपका 5 से 6%, कहीं पे आपका 5 से 8% भी दिया रहेगा। तो ये आपका 4 से लेके 6% आप याद रखिएगा इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए फाइन सैंड का, मीडियम सैंड का और कोर्स सैंड का फाइनेंस मॉडुलस कितना होता है।
तो फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो एवरेज साइज देता है कोई भी पार्टिकल्स का। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा है, यहाँ पे ये पूरा पूरा सिस्टम है, इसमें आपका 20 mm मिक्स है, 10 mm मिक्स है और आपका सैंड मिक्स है, सब मिक्स है। तो इसका अगर आपको एवरेज साइज बताना है तो आप उसको फाइनेस मॉडुलस से एवरेज साइज बताइएगा। ऐसे हम फाइनेस मॉडुलस पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे उतना देखेंगे जो अपने शॉर्ट नोट्स है। तो फाइनेस मॉडुलस आप इतना ही रखिएगा कि एवरेज साइज देता है पार्टिकल्स का। और फाइन सैंड का अगर फाइनेस मॉडुलस अगर आप निकालिएगा तो 2.2 से लेकर 2.6 होगा। मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9 होगा। कोर्स सैंड का 2.9 से लेकर 3.2 होगा। ये आपका फाइनेस मॉडुलस होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आरसीसी में हम लोग एग्रीगेट जो यूज करते हैं वो 20 mm का यूज करते हैं और पीसीसी में हम लोग 40 mm का यूज करते हैं, हार्ड ब्रोकन ग्रेवल यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट देखिए, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट शैल नॉट बी लेस देन 200 MPa। कोर्स एग्रीगेट का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 200 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट जो क्रशिंग वैल्यू होता है पेवमेंट के केस में 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अदर वर्क्स में 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बढ़ाइएगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लोअर होते जाएगा। फाइनेस मॉडुलस ऑलरेडी बताए थे कि एवरेज साइज पार्टिकल का एवरेज साइज देता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन्ड ऑन ईच सिव डिवाइडेड बाई 100। जितना भी आपका मटेरियल रिटेन्ड हो रहा है सिव पे उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे तो उसको वो क्या हो जाएगा, फाइनेस मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, 7 है। फाइनेस मॉडुलस ऑफ रिकमेंड किया गया है कोर्स एग्रीगेट के लिए। अगर सैंड का फाइनेस मॉडुलस 3.2 से ज़्यादा हो जाता है, सैंड विथ फाइनेस मॉडुलस ग्रेटर देन 3.2 शुड नॉट बी यूज इन कंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते हैं। और फुलर्स ग्रेडिंग कर्व जो होता है जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट के लिए। ठीक है, एग्रीगेट का ग्रेडेशन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे कंक्रीट में। अब हम यहाँ पे कंक्रीट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कंक्रीट में जो कोड यूज होता है वो IS 456-2000 हम लोग कोड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए M10 से लेके M20 तक का जो कंक्रीट होगा, M होता है M फॉर मिक्स और 10 जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज 10 न्यूटन पर m²। ये होता है आपका 10, मतलब स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का। तो M10 से अगर M20 का कंक्रीट होगा तो वो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर में आएगा। M25 से M55 तक जो होगा वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में आएगा और M60 से M80 तक आएगा जो वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आएगा। और M10 से अगर नीचे का कंक्रीट होगा तो उसको हम लीन कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है कि किसको क्या बोलेंगे, लीन कंक्रीट हो गया। अगर जो हम लोग टेस्ट करते हैं कंक्रीट का उसमें हम लोग क्यूब कौन सा लेते हैं, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का क्यूब लेते हैं। और ये जो मिक्स करते हैं 1:2:4 जो है 1:2:4 ये आपका क्या है, इससे आपका कंक्रीट का कंपोजिशन बनेगा। ठीक है, तो इससे आप करिएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो FCK से डिनोट करते हैं, FM इक्वल्स टू FCK प्लस 1.645 इंटू सिग्मा होता है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, समेशन ऑफ सिग्मा डेल्टा का स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। FM जो होगा वो समेशन ऑफ फोर्सेस डिवाइडेड बाई n होगा। ठीक है, मीन आपका मीन फोर्स हो जाएगा। तो FCK प्लस 1.645 सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और ये जो होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क में। देखिए टाइप ऑफ वर्क में इसमें कौन सा कंक्रीट यूज करते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। हम आपका यहाँ पर रिवाइज करा रहे हैं, सबके बारे में डिटेल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क में अगर लीन कंक्रीट मिक्स है तो मिनिमम ग्रेड जो है वो M5 से M7.5 होता है। PCC है, अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट है तो M15 होता है, RCC है तो M20 होता है। ठीक है, मतलब RCC में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए वो 20 ग्रेड का होना चाहिए
अब देखिए वाटर टैंक और डोम सेल स्ट्रक्चर में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो 20 होता है। मेंबर सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे और कंस्ट्रक्शन इन ए कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया की बात करें तो उसमें अगर आरसीसी अगर कोस्टल एरिया में यूज करते हैं तो M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा, और अगर आप पीसीसी यूज करते हैं तो M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में अगर आपका प्री टेंशनिंग है, प्री टेंशनिंग के केस में M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग के केस में M30 का। प्री टेंशनिंग में मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें टेंडन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में होता है, तो पहले क्या करेंगे, उसको खींच लेंगे, स्ट्रेस दे देंगे, पहले हम लोग खींच लेंगे, बाद में कंक्रीट प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे M40 ग्रेड का कंक्रीट का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आप पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं, मतलब पहले आप कंक्रीट प्लेस कर दिया, बाद में इसमें जो आपका टेंडन होता है, जो रड होता है, उसमें डाल कर उसको खींचे, तो पोस्ट टेंशनिंग होता है। तो उसमें हम M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्रेड हो गया, ये आपका M5 का अगर ग्रेड है, यहाँ से स्टार्ट करिए आप M25 से। M25 में 1:1:2 हो जाएगा ग्रेड, इसका रेशियो, मतलब 1 सीमेंट 2 सैंड और 2 एग्रीगेट होगा। ठीक है, एक अगर आप वेट में लेते हैं तो 1 kg सीमेंट, 1 kg सैंड और 2 kg एग्रीगेट होगा। M20 में आइएगा तो ये 1 आपका सब में रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। इसके बाद M15 में आएगा तो 1:2:4 हो जाएगा, एक एक बढ़ते जा रहा है, ये 1:3:6 हो जाएगा, ये 1:4:8 हो जाएगा, ये 1:5:10 हो जाएगा। ये आपका ग्रेड है और ये आपका प्रोपोर्शन है। ठीक है, नीचे में जो M25 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है वो कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू M5 ग्रेड का कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। M10 और M15 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होता है वो 3.5 होता है। M20 से लेके M25 तक वो 4 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। M30 से M55 तक 5 होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? देखिए ग्रेड M15 के लिए जो 4 कंसेक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग जो टेस्ट रिजल्ट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा या फिर FCK प्लस 3, ये दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपका M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा। इंडिविजुअल जो रिजल्ट होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FCK माइनस 3 होना चाहिए। M20 और अबोव ग्रेड का जो कंक्रीट होगा तो FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4 हो जाएगा, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हो जाएगा। इसमें ग्रेटर देन FCK माइनस 4 होगा, 0.825 ये आपका रिस्क फैक्टर होगा, और सिग्मा जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा कि M15 में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा और FCK प्लस 3, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, और M20 और उससे ज़्यादा में FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा और FCK प्लस 4, ये दोनों में से जो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इंडिविजुअल जो आपका रिजल्ट होगा, इंडिविजुअल जो टेस्ट रिजल्ट होगा वो FCK माइनस 4, ये M20 और ऊपर ग्रेड के कॉन्क्रीट में M15 रहेगा तो FCK माइनस 3 होना चाहिए। अब आते हैं वर्केबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट, कंक्रीट पे जो हम लोग करते हैं वो आपका स्लम्प टेस्ट होता है, स्लम्प कोन टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और VV टेस्ट, ये 3 टाइप का टेस्ट है। ठीक है, स्लम्प कोन टेस्ट में हम स्लम्प निकालते हैं। ठीक है, स्लम्प कोन टेस्ट में स्लम्प निकालते हैं, इस तरह का आपका बना रहता है स्लम्प का। ठीक है, इस तरह का स्लम्प कोन रहता है, ये आपका 10, ये आपका 20 और ये क्या होगा 30 होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, ये 200 mm और ये 300 mm होता है। तो अगर वर्केबिलिटी स्लम्प का वैल्यू बढ़ता है तो वर्केबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। स्लम्प का वैल्यू अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। कंपैक्शन फैक्टर का अगर हम बात करें तो अगर कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू बढ़ता है तो वर्केबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, अगर वर्केबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है VV टेस्ट में, VV टाइम जो निकालते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वाटर जितना आप मिलाएं उतना ज़्यादा वर्केबिलिटी बढ़ेगा, तो स्लम्प जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वर्केबल रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्लम्प अगर वेरी लो वर्केबिलिटी है किसी भी कंक्रीट का तो स्लम्प वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वेरी लो वर्केबिलिटी है मतलब पूरा पानी की तरह कंक्रीट है, उसमें स्लम्प आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
लो ग्रेड का लो आपका वर्केबिलिटी अगर लो है तो उसमें स्लम्प का जो वैल्यू मिलेगा वो 25 से 75 mm के बीच में मिलेगा। मीडियम ग्रेड अगर मीडियम वर्केबिलिटी है तो इसमें आपका जो स्लम्प है वो 50 से 100 या फिर 75 से 100। वाइब्रेटरी के लिए वाइब्रेटरी अगर रोलर यूज कर रहा है, वाइब्रेटरी अगर कंपेक्शन के लिए वाइब्रेटर यूज करते हैं तो 75 से 100 और 50 से 100 हो जाएगा नॉर्मल में। और हाई अगर वर्केबिलिटी है तो उसमें स्लम्प का जो वैल्यू होगा वो 100 से 150 होगा। और वेरी हाई के लिए भी ज़्यादा होगा तो उसमें स्लम्प आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, स्लम्प वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर लो वर्केबिलिटी है मतलब पूरी तरह से स्टीफ है कंक्रीट, उसमें स्लम्प क्या मिलेगा? जीरो। पानी की तरह कब होगा? जब वेरी हाई वर्केबिलिटी रहेगा तब पानी की तरह। अगर पानी है तो उसका वर्केबिलिटी क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा उसमें? अगर देखा जाए तो पानी की तरह मिलेगा आपको, मतलब क्या होगा उस ये जो आपका जो सब्सिडेड कंक्रीट होता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जब इसमें आप इस कोन में अगर आप कंक्रीट भर के कोन हटाते हैं तो वो पूरी तरह से पानी की तरफ बह जाएगा। मतलब ये आपका 300 mm आपका वर्केबिलिटी हो जाएगा, पूरा हाइट आपका जो हो जाएगा उस तरह से ले। तो वेरी हाई वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबिलिटी का तो कंक्रीट स्टिफ है, जीरो आपका स्लम्प जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका वर्केबिलिटी का टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रोड वर्क होता है, जो रोड वर्क होता है उसमें स्लम्प का जो वैल्यू होता है वो 25 से 50 mm होगा। रोड वर्क के लिए जो स्लम्प का वैल्यू होगा वो 25 से 50 mm होगा। आरसीसी बीम और स्लैब के लिए 50 से 100 mm होगा। आरसीसी कॉलम के लिए स्लम्प का जो वैल्यू होगा वो 100 से 150। और मासिव कंस्ट्रक्शन के लिए 20 से 30 mm होगा। रोड वर्क के लिए 25 से 50, आरसीसी बीम और स्लैब के लिए 50 से 100, आरसीसी कॉलम के लिए 100 से 150 और मासिव कंस्ट्रक्शन के लिए 20 से 30 mm वर्केबिलिटी होना चाहिए। फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी, अगर बहुत कम वर्केबिलिटी है मतलब कंक्रीट स्टीफ है तो उस केसेस में हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए फ्लो टेबल टेस्ट यूज करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट इज यूज्ड फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी। ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो वेट ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा। ठीक है, अगर आप कंपैक्शन फैक्टर निकालते हैं तो वेट ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी स्टीफ कंक्रीट के लिए जो कंपैक्शन फैक्टर होगा वो 0.7 होगा। अगर हाई वर्केबिलिटी, ऐसे हम बताएं कि अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा तो कंपैक्शन फैक्टर ज़्यादा है, मतलब कंपैक्शन फैक्टर ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा हो। 0.95 जो होगा वो फ्लोएबल कंक्रीट के लिए जो कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू होगा 0.95 होगा। प्लास्टिक के लिए कंपैक्शन फैक्टर 0.90 होगा। स्टिफ प्लास्टिक के लिए 0.85 होगा। स्टिफ के लिए 0.75 होगा। वेरी स्टिफ के लिए 0.70 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अगर वीवी टाइम का देखें तो वेरी लो होगा आपका, अगर 20 सेकेंड से ज़्यादा अगर टाइम आ रहा है तो वेरी लो, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वर्केबिलिटी हाई होगा तो वीवी टाइम कम होगा। ठीक है, तो जो आपका वर्केबिलिटी है वो वीवी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए वीवी टाइम 0 से 3 सेकेंड, मीडियम के लिए 3 से 6 सेकेंड, लो के लिए 6 से 12 सेकेंड और वेरी लो के लिए ग्रेटर देन 20 सेकेंड होगा। ठीक है, अगर वर्केबिलिटी बढ़ेगा कब? जब स्लम्प का वैल्यू बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, कंपैक्शन फैक्टर बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा। वीवी टाइम अगर बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी कम होगा, मतलब वर्केबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वीवी टाइम जो होता है वर्केबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑन हार्डनिंग कंक्रीट। हार्डनिंग कंक्रीट की बात करें तो उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जब कंक्रीट फ्रेश स्टेज में रहता है, जब आप उसको प्लेस करते हैं तब हम लोग वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। जब वो हार्ड हो जाता है तो उसमें दो टाइप का टेस्ट होता है, एक होता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में रिबन्ड हैमर टेस्ट, ठीक है, रिबन्ड हैमर टेस्ट, पल्स वेलोसिटी टेस्ट, इसको हम पंडित भी बोल देते हैं। और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में सीटीएम मशीन में जो हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसमें आपका सीमेंट के लिए 7.06 सेंटीमीटर से 7.06 सेंटीमीटर साइज होगा। कंक्रीट का जो होगा वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है डिटरमाइन करने का, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप देखिएगा तो 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और आपका स्प्लिट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसमें हम लोग लोड डायमीटर के अलॉन्ग में प्लेस करते हैं। इसमें आपका जो सिलेंडर होता है उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर होता है और 30 सेंटीमीटर हाइट होता है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसमें 10 से 15% आता है जो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसका 10 से 15% स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और फ्लेक्चरल जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जिसको कि हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, इसको हम FCR से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.7 रूट FCK हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से ज़्यादा होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उससे भी ज़्यादा होता है आपका फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये टेबल। पीएच ऑफ वाटर जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कंक्रीट में जो वाटर यूज करते हैं वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोर्टेबल वाटर जनरली यूज किया जाता है, ये IS 456/2000 में दिया हुआ है, और 6 से लेके 8.5 तक होता है आपका जनरली पोर्टेबल वाटर इज यूज्ड। और इसका पीएच जो वाटर यूज करते हैं हम लोग कंक्रीट में वो कितना होता है 6 से लेके 8.5 तक होता है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है वो उसका 200 मिलीग्राम पर लीटर उसका जो लिमिट है कंक्रीट के अंदर में जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसमें का लिमिट दिया हुआ है। उसमें ऑर्गेनिक 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सल्फेट जो है वो 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड जो है देखिए ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्लोराइड से पूछता है। RCC में 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और PCC में 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप टेबल जरूर से जरूर याद रखिएगा, इस टेबल को आप जरूर याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट देखिए अब हम आ गए डिजाइन के ऊपर में, ठीक है। डिजाइन के ऊपर में आ गए, इससे पहले आप एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और कितना सैंपल हम लोग यूज करते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एक तरफ डाल दीजिए हेडिंग, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ सैंपल हम लोग यूज करते हैं, कितना नंबर ऑफ सैंपल हम लोग टेस्ट के लिए क्यूब जब हम लोग बनाते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। और एक सैंपल में आप हमेशा याद रखिएगा 3 क्यूब होता है, एक सैंपल में 3 क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर 1 से 5 MQ अगर आप कंक्रीट यूज करते हैं, ये MQ में है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में है, तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल 1 होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे एक सैंपल में सबसे पहला जो सैंपल होता है वो 6 क्यूब भी लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको 6 क्यूब भी देखने को मिलेगा, कहीं साइट वगैरह पर प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो एक सैंपल में 6 क्यूब पहला सैंपल में, बाकी जितना भी आगे का सैंपल होगा उसमें 3 क्यूब ही होगा। 6 से 15 में 2 सैंपल, अब 2 सैंपल में क्या होगा, पहला सैंपल में हम 6 यूज कर दिए और दूसरा सैंपल में 3 क्यूब, तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 से 15 MQ में। अगर आपको 16 से 30 करना है तो 3 सैंपल, ठीक है। तो 3 सैंपल इसमें ऐसे भी हो सकता है, कोई क्या करेगा स्टार्टिंग में भी जैसे ज़्यादा 30 MQ 15 MQ है तो 2 सैंपल है तो 6 क्यूब, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत ना करिएगा, पहला वाला जो सैंपल होता है उसमें कोई 6 क्यूब भी यूज करता है, लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि एक सैंपल में 3 क्यूब ही होता है। तो इसमें 3 सैंपल हो जाएगा 16 से 30 में, 31 से 50 में 4 सैंपल हो जाएगा, और ग्रेटर देन 50 में 4+1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर 50 के लिए आप एक सैंपल और बढ़ाते जाइएगा। नंबर 4 4+1 नंबर 4 ईच 50 MQ, हमेशा एक सैंपल आप 50 MQ में आप बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं डिजाइन के ऊपर में, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखिए, जो RCC डिजाइन होता है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन होता है, अल्टीमेट लोड मेथड, इसके बाद लिमिट स्टेट मेथड, 3 मेथड से। सबसे पहला मेथड जो आया था और अभी भी यूज होता है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। अल्टीमेट लोड मेथड ज़्यादातर यूज नहीं हुआ है, और लिमिट स्टेट मेथड भी अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ का फंडामेंटल देखते हैं जिससे कि क्वेश्चन आता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो डिज़ाइन लोड होता है वही मैक्सिमम वर्किंग और सर्विस लोड होता है। इसमें हम ये जो लोड है वह यूनिकनेस थ्योरम पे अप्लीकेबल है। मतलब यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है, ठीक है,
जो W होता है वो WC के इक्वल होता है। जितना कोलैप्स लोड है उसी के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वो आपका यूनिकनेस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग लोड में लोड फैक्टर यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन तो यूनिकनेस थ्योरम हो गया। इसमें क्या होगा, जो डिजाइन लोड होगा वो मैक्सिमम वर्किंग और सर्विस लोड के बराबर होगा। इसमें हम लोग मॉडुलर रेशियो यूज करते हैं M इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CVC। ठीक है, और जो सिग्मा CVC है वो आपका परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, M है मॉडुलर रेशियो। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सिग्मा टी का बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट सिग्मा टी इक्वल्स टू FT डिवाइडेड बाई AC प्लस M इंटू AS होगा, जहाँ पे FT जो है वो टेंसाइल फोर्स इन ए बार, AC जो है वो एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन, और AS जो होगा वो एरिया ऑफ स्टील, और M जो है वो मॉडुलर रेशियो। ठीक है, M आपका मॉडुलर रेशियो ES बाई EC भी होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग जिसका भी आपका स्ट्रॉन्ग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा डिवाइडेड बाई वीक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका मॉडुलर रेशियो होता है। ठीक है, तो सिग्मा M मॉडुलर से 280/3 सिग्मा CVC हो जाएगा। सिग्मा CVC बेंडिंग स्ट्रेस और सिग्मा CC जो होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, और टाउ BD जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका टेबल है ये IS 456 2000 में दिया रहता है। ठीक है, लेकिन हम एक फॉर्मूला आपको ट्रिक भी बताते हैं इसको याद रखने का, कि जो सिग्मा CVC होता है वो FCK/3 के इक्वल होता है लगभग में, और सिग्मा CC जो होता है वो FCK/4 के लगभग में इक्वल होता है। देखिए इसका कोई रूल्स मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसे ही जो सारा वैल्यू दिया हुआ है IS 456 में उसी के अकॉर्डिंग हम बनाए FCK/3 या FCK/4। जैसे कि M10 है, तो M10 का अगर आप देखिएगा सिग्मा CVC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाता है, 3.33 आ जाता है, तो यहाँ पे 3 होगा इसका। M15 है तो 15 डिवाइडेड बाई 3 करिएगा तो 5, तो इसका तो डायरेक्टली 5 हो जाएगा। 20 है तो 20 डिवाइडेड बाई 3 करिएगा तो 70 के कैसे होता है, तो लगभग 6.9 आएगा, तो लगभग हम लोग 7 ले लेते हैं। M25 करेगा तो 25 डिवाइडेड बाई 3 वाट 24, ठीक है, तो 8.5 ले लिए। उसी तरह से M30 है तो M डिवाइडेड बाई FCK डिवाइडेड बाई 3, FCK का वैल्यू 30 है, 30 डिवाइडेड बाई 10। तो उसी तरह से ये टेबल आपका IS 456 में दिया हुआ है, लेकिन हम ये बता दें कि FCK/3 के लगभग इक्वल है, और ये आपका FCK/4 के लगभग इक्वल है, क्योंकि 10/4 करिएगा तो 2.5 आएगा, 15/4 करिएगा तो लगभग 4 के इक्वल आएगा, 20/4 करिएगा तो 5 के इक्वल आएगा, 25/4 करिएगा तो लगभग 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो टाउ BD का वैल्यू ये जो टेबल है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए है। टाउ BD का वैल्यू जो होगा M10 के लिए नहीं होता है, M15 के लिए पहले क्या था कि IS 456 1978 में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट था वो M15 था, लेकिन अब जो हो गया है IS 456 2000 में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC का जो रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में हम यूज करते हैं 20 हो गया है। ठीक है, तो पहले वर्किंग स्ट्रेस में था तो 15 था, तो 15 से ही स्टार्ट होता था जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू है। इसका लिए 0.6 हो जाएगा, इसके लिए आपका 0.8, इसके लिए 0.9, मतलब 0.6 से स्टार्ट हो गया 0.1 0.2 बढ़ते जाता है। तो 15 के लिए 0.6, 20 के लिए 0.8, 25 के लिए 0.9, M30 के लिए 1.0, 35 के लिए 1.1, M40 के लिए 1.2, M45 के लिए 1.3, M50 के लिए 1.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन का बात करें तो 3 होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन का बात करें तो 4 होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इन डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग टेंशन में 1.78 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए बेंडिंग कंप्रेशन में 3 होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन में 4 होता है, और स्टील के लिए 1.78 होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील कितना होता है ये भी आप याद रखिएगा। परमिसिबल, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, डायरेक्टली टेबल से ही क्वेश्चन पूछ देता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, अगर पहला देखते हैं पहला टाइप में अगर टेंशन है अप टू 20 mm डायमीटर तक, अगर कोई भी रिइंफोर्समेंट है 20 mm डायमीटर बार तक माइल्ड स्टील के केसेस में उसका जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो 140 न्यूटन पर mm² होगा, और HYSD के केस में 230 होता है। अगर 20 mm से ज़्यादा डायमीटर का बार है तो 130 होता है आपका माइल्ड स्टील के केस में, और HYSD के केस में 230 होता है। कंप्रेशन इन ए कॉलम में अगर हम बात करें, कॉलम में जो कंप्रेशन होता है 130 होता है माइल्ड स्टील के लिए, और HYSD के लिए 190 होता है। ठीक है, कंप्रेशन इन ए बीम का बात करें हम
तो माइल्ड स्टील के लिए अप टू 20 mm के लिए 140 होगा, और HYSD के लिए 190 होगा, और ग्रेटर देन 20 होगा तो उसमें 130 होगा, और इसके लिए 190 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तीन टाइप का है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील में बात करें तो तीन टाइप का है। एक आपका टेंशन अप टू 20 mm डायमीटर, कंप्रेशन इन ए कॉलम और कंप्रेशन इन ए बीम अप टू 20 mm। ठीक है, तो टेंशन अप टू 20 mm डायमीटर के लिए M40 140 हो जाएगा। ठीक है, 130 और 140 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 130 हो जाएगा। HYSD के लिए 190 होगा, ये 230 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब आते हैं, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम में बॉटम में टेंशन होता है और टॉप में कंप्रेशन होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में इस टाइप का बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे अगर आप लोड अप्लाई करिएगा तो ये इस तरह से बैंड होता है। तो बैंड होता है तो नीचे में देखिएगा तो नीचे वाला जो फाइबर है वो एक्सपेंड होता है, तो नीचे में क्या होगा, लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। तो बॉटम में क्या होगा, टेंशन होगा, टॉप में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कैंटिलीवर के केस में उल्टा होता है। कैंटिलीवर में अगर यहाँ पे आप लोड अप्लाई करिएगा तो ऐसे ये बेंड होता है, तो ऐसे बेंड होगा तो ऊपर में क्या होता है, टेंशन होता है, क्योंकि ऊपर में लेंथ इंक्रीज करता है। तो टॉप में टेंशन होगा और बॉटम में कंप्रेशन होगा। ठीक है, न्यूट्रल लेयर किसको बोलेंगे, अगर CG है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पास कर रहा है अलॉन्ग इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग में, मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस सेक्शन के CG से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है तो उसको न्यूट्रल लेयर बोलेंगे। और ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के CG से जो एक्सिस पास हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड में जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होगा, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड XC इक्वल्स टू M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D होता है। न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ होता है वो क्या होता है, M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये क्या होता है, आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होता है, आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लीवर आर्म का देखें Z का वैल्यू, तो Z इक्वल्स टू D माइनस XC/3 होता है, मतलब D इंटू 1 माइनस XC के हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू डी। इसको पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट मान लिए तो K इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो K आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे D इंटू XC के जगह पे K इंटू डी लिखेंगे, तो D अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस K/3 इंटू डी होगा। और इस पूरे पोर्शन को हम J लिख दिए, बस ऐसे ही लिख दिए, A1 माइनस K/3 को J, तो Z इंटू लीवर आर्म इक्वल्स टू Z इंटू डी हो जाता है। ठीक है, लीवर आर्म क्या होता है, टेंशन और कंप्रेशन के बीच, ये आपका सपोज दैट अगर कंप्रेशन है, ये आपका अगर टेंशन है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लीवर आर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से के न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये सपोज दैट ये आपका क्या है, कंप्रेशन है, और ये आपका जो है टेंशन है। तो ये आपका कंप्रेशन इनटू ये डिस्टेंस Z, या फिर टेंशन इनटू ये डिस्टेंस। ठीक है, ये लीवर आर्म, कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स इनटू डिस्टेंस ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म और टेंशन इनटू लीवर आर्म दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म करते हैं तो कंप्रेशन की जगह पे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस लेना पड़ेगा इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट फोर्स होगा, और ये आपका डिस्टेंस होगा, तो मोमेंट निकल जाएगा। तो आप अगर एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालिएगा तो 0 प्लस सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से इसका बनता है। यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा CBC होगा। तो 1/2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K इंटू डी स्क्वायर, मतलब QBD² जो हो जाएगा। और Q क्या होगा, मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर होगा। लीवर आर्म क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीवर आर्म Z इक्वल्स टू J इंटू डी होगा। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा आपका, B इंटू डी हो जाएगा। तो B को हम लोग B लिख दिए यहाँ पे B से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद रखिएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में याद रखिएगा। अगर हम उसको टेंशन के केस में लिखते हैं, मतलब टेंसाइल फोर्स इंटू एरिया लिखते हैं, अगर हम टेंसाइल फोर्स इंटू एरिया अगर हम लिखते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो टेंसाइल फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया, और लीवर आर्म के जगह पे Z इंटू डी लिख दिए।
ठीक है। अब देखिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ अगर न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो बी इंटू एक्स ए बाई टू इक्वल्स टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का ये इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का अगर आपको निकालना है, बताना है कि बैलेंस सेक्शन कौन सा है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन कौन सा है और ओवर इन्फोर्स सेक्शन कौन सा है, तो बैलेंस सेक्शन कौन सा सेक्शन को बोलते हैं, अगर एरिया ऑफ स्टील जो बैलेंस सेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो उतना ही हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही प्रोवाइड किए तो वो आपका बैलेंस सेक्शन हो गया। यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होगा तो वो बैलेंस सेक्शन के अंदर में आएगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन में जो कंक्रीट और स्टील है वो साइमल्टेनियसली फेल करता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन बैलेंस सेक्शन में होता ही है कि कंक्रीट और स्टील जो है वो एक साथ फेल होता है, उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। मतलब जो ये अपना कंक्रीट और स्टील जो है वो अपना परमिसिबल स्ट्रेस से एक ही साथ पहुंचता है, फेलुअर स्ट्रेस पे एक ही साथ पहुंचता है तो उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। और ये भी कंडीशन याद रखिएगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में जितना रिक्वायर्ड है बैलेंस सेक्शन के लिए और एरिया ऑफ स्टील जितना रिक्वायर्ड है बैलेंस सेक्शन के लिए अगर उससे हम कम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन बोलते हैं। इसमें जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम होगा तो वो आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है वो स्टील पहले फेल करेगा, मतलब जो स्टील अपना परमिसिबल स्ट्रेस जो है पहले पहुंचेगा, परमिसिबल स्ट्रेस तक पहले पहुंचेगा तो वो आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आएगा और कंक्रीट बाद में पहुंचेगा। मतलब स्टील पहले फेल करेगा तो जैसे ही स्टील पहले फेल करेगा तो हमको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मेरा स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। क्योंकि जैसे मान लीजिए बीम है, इस बीम में अगर स्टील अगर दिया गया है, ये अगर स्टील फेल होता है तो क्रैक आना स्टार्ट होगा और इस पर पपड़ी छोड़ना स्टार्ट होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर है फेल होने वाला है। इसलिए हम लोग जो भी डिजाइन करते हैं वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए ही हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, और ओवर इन्फोर्स सेक्शन में जितना रिक्वायर्ड है बैलेंस सेक्शन के लिए उससे ज़्यादा अगर हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत ओवर इन्फोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंतर्गत आएगा। इसमें जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा तो वो ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें जो कॉन्क्रीट है वो पहले फेल करेगा बाद में स्टील फेल करेगा, क्योंकि ओवर इन्फोर्स्ड है, स्टील बहुत ज़्यादा है तो फेल ही नहीं करेगा, पहले कंक्रीट फैलेगा। मतलब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन आ रहा है तो हम लोग रीडिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर को। इसमें हम मैक्सिमम स्टील चेक करते हैं ताकि ज़्यादा स्टील ना हो जाए, तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आपका एक डायग्राम भी बनाया, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका सिग्मा सीबीसी हो जाएगा। ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अगर इक्वल है तो बैलेंस सेक्शन है, अगर ज़्यादा है तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, कम है तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। ठीक है, और हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखेंगे कि एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, मतलब जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो हम इक्वेशन बताया और क्रिटिकल डेप्थ का न्यूट्रल एक्सिस का, दोनों से इक्वेट करके भी हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेशन इनटू जेड और टेंशन इनटू जेड। ठीक है, अगर एक्स ए का वैल्यू लेस देन एक्स सी होगा, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम होगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग टेंशन इनटू जेड करेंगे। अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा होता है क्रिटिकल डेप्थ से, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम कंप्रेसिव फोर्स इनटू जेड करेंगे। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में, डबली रिइंफोर्स्ड बीम में। ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, अगर रिइंफोर्समेंट जो है ओनली एक जोन में प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में, रिइंफोर्समेंट अगर हम एक जोन में प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे। अगर रिइंफोर्समेंट जो है वो दोनों जोन में प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम डबली रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे। ठीक है, अगर रिइंफोर्समेंट अगर हम दोनों में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डबली रिइंफोर्स बीम बोलेंगे। तो ये इसका एम इंटू एस टी हो जाएगा। तो इसका अगर आप स्ट्रेन डायग्राम बनाइएगा तो ऐसे आएगा, ई एस मतलब ये आपका स्टील में स्ट्रेन और ये आपका कंक्रीट में स्ट्रेन आ जाएगा। ये आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा सीबीसी लगेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा एस टी बाई एम लगेगा। ठीक है, सिग्मा एस टी बाई एम लगेगा। ये आपका C2 हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा। दो टाइप का स्ट्रेस लगेगा क्योंकि ऊपर में भी आपका कंप्रेशन स्टील है जो कि 1.5 इंटू एम इंटू एस सी है। ये आपका यहाँ से जो पहला वाला है
कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम Z1 बोलेंगे, और जो दूसरा वाला इसमें जो कंप्रेशन लग रहा है उसको Z2 दूसरा बोलेंगे, Z2 बोलेंगे, ठीक है। डबली रिइंफोर्स्ड बीम में देखिए ये शॉर्ट नोट्स है तो पूरी तरह से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डबली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, अगर रिइंफोर्समेंट अगर दोनों जोन में प्रोवाइड करते हैं, टेंशन और कंप्रेशन जोन में, तो उसको हम डबली रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे। अगर रिइंफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ एक जोन में प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए डिजाइन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए है, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दिए, m इंटू मॉडुलर रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर दिए हम तो पूरा का पूरा जो है ये आपका एक ही यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा और ज़्यादा याद रखने वाला चीज़ नहीं इसमें, ठीक है। और इसमें आप याद रखिएगा यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा आपका डबली रिइंफोर्स के केस में बी इंटू एक्स ए बाई टू प्लस 1.5 इंटू एम इंटू ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी डैश हो जाएगा, इक्वल्स टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए होगा। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे डबली रिइंफोर्स बीम में तो C1 इंटू Z1 होगा प्लस C2 इंटू Z2 होगा। तो C1 इंटू Z1 तो हम पहला वाला पोर्शन में बता दिए सिंगली रिइंफोर्स बीम के लिए, और C2 इंटू Z2 के जगह पे देखिए पहला वाला केस में सिंगली रिइंफोर्स बीम के केस में हम इसके लिए बताए थे, कि आपका कंप्रेशन इंटू जेड ये होता है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कंप्रेशन में भी स्टील दे रहा है उसके लिए ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस हो गया इसमें कंप्रेशन में, और ये आपका एरिया हो गया, और ये आपका लीवर आर्म हो गया डी डैश माइनस डी माइनस डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंतर्गत हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम देखेंगे